गुड मॉर्निंग बच्चों। ऐसा करते हैं, आपको हम कल तक रिएक्शन कराए थे। अब वो रिएक्शन हम आपको जो कुछ सिलेबस रह गया आपका, उसको पूरा ख़त्म करने के बाद पुनः कराएंगे। आपकी केमिस्ट्री फर्स्ट चल रही थी, उस केमिस्ट्री फर्स्ट में लास्ट चैप्टर है उपसह संयोजक यौगिक। यह मैंने नहीं कराया था, इसको आप फेयर कॉपी पर करें और उसको ध्यान से देखें, ठीक है बेटा। पाठ का नाम है उपसह संयोजन यौगिक। जब विलयन में दो या दो से अधिक लवण साधारण आणविक अनुपात से में संयुक्त होते हैं, तब नए यौगिक के क्रिस्टल पृथक होते हैं। ये यौगिक आणविक तथा योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और जल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? फिटकरी। तो ये कौन सा हो गया यौगिक? योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिकों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है या किया जा सकता है। एक है द्विक लवण। द्विक लवण क्या होता है? वे यौगिक जो विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, अर्थात जो विलयन में सरल आयनों में व्यक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम एलम K2SO4 Al2SO4 का होल था इंटू 24H2O। यह पानी में घोलने पर अपने आयनों K पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयनों में व्यक्त हो जाता है, अतः यह एक द्विक लवण है। नंबर 2 है संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक। वे यौगिक जो विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अर्थात जलीय विलयन में यह अपने शायद आयनों में व्यक्त नहीं होते हैं, संकुल आयन या जटिल आयन कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यह जलीय विलयन में K पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव एवं Cl नेगेटिव आयनों में नहीं टूटता है, लेकिन K पॉजिटिव तथा संकुल फेरोसाइनाइड FeCN6 का होल 6-4 में देता है, अतः यह एक उपसहसंयोजन यौगिक है। उपसहसंयोजन यौगिकों का निर्माण अन्य संक्रमण तत्वों S ब्लॉक तथा F ब्लॉक द्वारा भी किया जा सकता है, परंतु S ब्लॉक व F ब्लॉक के तत्वों में उपसह यौगिक बनाने की क्षमता बहुत कम होती है। उपसह यौगिक प्रकृति बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। संकुलों के प्रकार यानी उपसह संयोजकों के प्रकार, एक है पूर्ण जटिल यौगिक। वे यौगिक जिनमें जटिल आयन पर्याप्त स्थायी होते हैं और इसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, पूर्ण जटिल यौगिक कहलाते हैं। नंबर 2 है आंशिक जटिल यौगिक। वे यौगिक जिनमें जटिल आयन कम स्थायी होते हैं, अपूर्ण आंशिक जटिल यौगिक कहलाते हैं। अब आता है द्विक लवण तथा उपसहसंयोजन यौगिकों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन दोनों में। तो द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, गलित अवस्था में अपनी ये पहचान खो देते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक ठोस विलयन दोनों अवस्थाओं में, ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। नंबर 2 है द्विक लवणों में सामान्यतः आयनिक आबंध उपस्थित होते हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों में सहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक तथा आयनिक आबंध तीनों प्रकार के आबंध उपस्थित होते हैं। द्विक लवणों के भौतिक गुण अपने अवयवी आयनों से भिन्न होते हैं, परंतु रासायनिक गुणों में अवयवी आयनों के समान होते हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में अपने अवयवों के आयनों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये अंतर हो गए। अब बात आती है, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट हेडिंग हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। केंद्रीय धातु परमाणु, यह क्या चीज़ होती है? उपसहसंयोजक यौगिकों में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जिसमें चारों ओर निश्चित ज्यामिति और निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले आयन अथवा समूह को लिगेंड भी कह सकते हैं, जुड़े रहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाते हैं। जैसे CuH2O का होल 4 SO4, इसमें Cu2 पॉजिटिव यानी Cu वाला ये क्या, इसका केंद्रीय धातु आयन है। नंबर 2 हेडिंग है उपसहसंयोजक परिसर। उपसहसंयोजक यौगिक में विद्युत रूप से अवक्षेपित एवं उदासीन वह परिसर जिसमें धातु परमाणु
आयन जिसके चारों ओर निश्चित संख्या निश्चित ज्यामिति में इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले आयन अथवा समूह लिगेंड जुड़े रहते हैं उपसहसंयोजक परिसर कहलाता है। यह इसे एक बड़े कोष्ठक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे यह एफिशिएंसी 6 का होल 6 है तो ये कोष्ठक है, यह क्या उपसहसंयोजक परिसर। ठीक है। ऐसे ही आयनिक परिसर क्या चीज होती है? वह उपसहसंयोजक यौगिकों का वह भाग जो जल द्वारा आयनित हो जाता है आयनिक परिसर कहलाता है। उपसहसंयोजक यौगिकों का यह भाग बड़े कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है। लिगेंड क्या चीज है? लिगेंड उपसहसंयोजक यौगिक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़ा हुआ वह आयन अथवा समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है लिगेंड कहलाता है। लिगेंड लुईस अम्ल क्षार की भांति व्यवहार करता है। जैसे CuNH3 का होल 4 और 2 संकुल आयन में उपस्थित 4 NH3 अणु लिगेंड की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे इसकी संरचना बनाएंगे, Cu के चारों तरफ 4 NH3 हैं, इस तरह बना सकते हैं। तो यानी कि लुईस संरचना की तरह यह दर्शाता है। अब लिगेंडों का वर्गीकरण है। लिगेंडों पर उपस्थित आवेश के आधार पर इन्हें हम निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। इससे आगे हम आपको कल बताएंगे। इसे हम फर्स्ट केमिस्ट्री कॉपी पर नोट करें। धन्यवाद।